Hello students, this is the chapter 1 and today we will read about how do we know. In the previous video we had studied about the why the dates are important, what is colonial and how the dates are related with the history and now what we have needed in the present history. Now let's see how do we know. अब इसमें आज हम देखेंगे कि हम हिस्ट्री के बारे में किस प्रकार से जानते हैं, क्या सोर्सेस होते हैं. व्हाट सोर्सेस डू हिस्टोरियंस यूज़ इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री. जो पिछले 250 ईयर्स हैं उनमें जो हिस्टोरियंस हैं वो किस तरह के सोर्सेस को यूज़ करते रहे हैं, किस तरह से उन्होंने हिस्ट्री को लिखने के लिए अपने लिए जानकारियाँ इकट्ठी की, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. सो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स. वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज़ द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट. एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, decision, agreement, investigation had to be clearly written up. Once this was done, things could be properly studied and debated. This conviction produced an administrative culture of memos, noting, and reports. The British also felt that all important documents and letters needed to be carefully preserved. So, they set up records room attached to all administrative institutions. The village Tehsildar's office, the collectorate, the commissioner's office, the provincial secretariat, the law courts all had their record rooms. Specialized institutions like archives and museums were also established to preserve important records. Letters and memos that moved from one branch of the administration to another in the early years of the 19th century can still be read in the archives. You can also study the notes and reports that district officials prepared or the instructions and directives that were sent by officials at the top to provincial administrators. In the early years of the 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists, that is, by those who specialized in the art of beautiful writing. By the middle of the 19th century, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed as proceeding of each government department. So children, इसमें हमें बता रहे हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे वो यह चीज़ में बिलीव करते थे कि जो जानकारियाँ होती हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, उन्हें राइटिंग में होना चाहिए, उन्हें लिखित में होना चाहिए और इसलिए उनके सारे इंस्ट्रक्शंस, प्लान, पॉलिसी, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन ये सारा उनका लिखित में होता था. यहाँ तक कि उन्होंने रिकॉर्ड रूम भी बना रखे थे सारे, चाहे वो कमिश्नर ऑफिस हो, चाहे कलेक्टर ऑफिस हो, चाहे लॉ कोर्ट्स हैं, सभी में उन्होंने एक एक रिकॉर्ड रूम बना रखा था और उनके भी जितने भी उनकी इंफॉर्मेशन होती थी, जितने भी उनके काम होते थे, प्लान, पॉलिसी, डिसीजंस, ये सारे रिटन में ही होते थे. और ये इस चीज़ से बहुत ज़्यादा शो होता है कि वो कितनी इम्पोर्टेंस उसको देते थे कि उनके जो रिकॉर्ड रूम्स होते थे वो बहुत ही स्पेशल स्थान पर बनाए जाते थे. जैसे कि रिकॉर्ड रूम थे वो अटैच थे, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन थे वो सब में अटैच करके थे. ये नहीं कि कहीं भी बना दिए, बिल्कुल सुरक्षा के साथ उनको उन्होंने बना रखा था. लेटर्स थे, मेमोज थे, ये सारी चीज़ें जो थी एडमिनिस्ट्रेशन की वो 19th सेंचुरी में उनको रखने के लिए फिर आर्चीव्स का यूज़ किया जाने लगा. तो आर्चीव्स में नोट्स, रिपोर्ट्स, ये सारी जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल जितनी भी चीज़ें होती थी वो सारी वहाँ पर स्टडी के लिए रखे जाने लगे. और इसके साथ साथ
19th सेंचुरी जैसे जैसे आई तो डॉक्यूमेंट्स जो थे वो बहुत केयरफुली कॉपी किए जाते थे और बहुत ही ब्यूटीफुली उनको लिखा जाता था। और वो लिखता कौन था? ग्राफिट्स लिखते थे उनको। वो क्या कहते, कैलीग्राफिट्स कौन होते थे? क्लैरीग्राफिट्स वो होते थे जो कि जो रिकॉर्ड्स होते थे, सरकारी रिकॉर्ड्स होते थे, उनको बहुत ही अच्छे तरह से, बहुत ही सुंदर तरीके से लिख कर कॉपी करके वो उसको स्टोर करते थे। तो इस तरह से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बताया कि जो रिकॉर्ड्स होते हैं वह बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और इसलिए वो राइटिंग में होना चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे 19th सेंचुरी की मिडिल में प्रिंटिंग का आविष्कार हो गया और प्रिंटिंग का जब आविष्कार हो गया तो बहुत सारी चॉइसेस आ गई रिकॉर्ड्स को, बहुत सारी चॉइसेस लोगों के पास आ गई और जो रिकॉर्ड्स होते थे फिर वो बहुत सारी कॉपीज़ में प्रिंट किए जाने लगे और जो गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट थे वहाँ पर वो और अच्छे से रिकॉर्ड किए जाने लगे। तो इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से जो रिकॉर्ड्स होते थे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। इसकी इम्पोर्टेंस हम इससे देख सकते हैं फिगर नंबर 4 से। यहाँ पर दिया गया है द नेशनल आर्चीव ऑफ इंडिया केम अप इन द 1920s. When New Delhi was built, the National Museum and the National Archive were both located close to the Viceregal Palace. This location reflects the importance these institutions had in British imagination. अब देखिए इसमें बताया गया है कि न्यू दिल्ली में नेशनल म्यूज़ियम और नेशनल आर्चीव दोनों को ही वाइसरेगल पैलेस जो था उसके पास में बनाया गया ताकि वह बहुत ज़्यादा सुरक्षित रह सके। तो इससे ही हमें पता चलता है कि ब्रिटिशर्स जो थे वो रिकॉर्ड्स को कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते थे और सभी चीज़ों को वो लिखित में रखने का प्रयास करते थे। अब उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई, वह था सर्वे। सर्वे जो था वह भी बहुत इम्पॉर्टेंट था उनके समय में, तो हम इसे देखते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकेम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। द ब्रिटिश बिलीव दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी नॉट इफेक्टिवली एडमिनिस्टर्ड। अब ब्रिटिशर्स जो थे वो ये समझते थे कि यदि किसी देश पर कब्ज़ा करना है और उसको फिर चलाना है तो जैसे कि कॉलोनियल में उन्होंने कहा, जैसे मैंने पहले बताया था, तो उसमें उन्होंने क्या किया कि पूरे भारत का, हमारे पूरे भारत का सर्वे करना शुरू किया और फिर उसका जियोग्राफिकल मैप बनाना शुरू किया। वो जानते थे कि जब हमें हर एक चीज़, हर एक चप्पे चप्पे के बारे में अच्छी तरह से मालूम होगा तभी हम इस देश पर अच्छे से राज कर सकेंगे। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी डिटेल सर्वेज वर बीइंग कैरिड आउट टू मैप द एंटायर कंट्री। इन द विलेजेस रेवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड। द एफर्ट वॉज टू नो the topography, the soil quality, the flora, the fauna, the local histories and the cropping pattern. अब जो ब्रिटिशर्स थे वह उन्होंने ना सिर्फ एक किसी बड़े बड़े एरिया के बल्कि गांव में रेवेन्यू सर्वे उन्होंने शुरू कर दिए। फिर उसके साथ साथ उन्होंने ना सिर्फ इतना ही बल्कि टोपोग्राफी में भी सॉइल की क्वालिटी कैसी है, फ्लोरा फ्यूना, सारी हिस्ट्रीज, इन सब के बारे में उन्होंने सर्वे किए। इसके बाद देयर वर मैनी अदर सर्वेज, बॉटनिकल सर्वेज, जियोलॉजिकल सर्वेज, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज, फॉरेस्ट सर्वेज, ये सारे सर्वेज भी ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर किए। वॉट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल। अब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो हमको प्राप्त हुए वो काफ़ी कुछ चीज़ें बता देते हैं, आसानी से हमें वो चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि हमें वो प्राप्त नहीं हो पाती हैं। वो क्या है? From this vast corpus of records, we can get to know a lot, but we must remember that these are official records. They tell us what the official thought, what they were interested in, and what they wished to preserve for posterity. These records do not always help us understand what other people in the country felt and what lay behind their actions. अब ये जो सारे रिकॉर्ड हैं सरकारी रिकॉर्ड हैं, तो ये हमें बताते हैं कि जो सरकारी ऑफिसर्स थे या वो किस तरह से सोचते थे, उनके इंटेंशन क्या होते थे, और वो ये सरकारी रिकॉर्ड के द्वारा हमें यही पता चलता है कि वो ही सही थे। बाकी लेकिन हमें ये चीज़ें नहीं मालूम चलती कि आम जनता जो होती थी वो चीज़ों के बारे में, उस वक्त की प्रेजेंट चीज़ों के बारे में क्या सोचती थी।
फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर, इसके लिए हमें कहीं और देखना होगा. व्हेन वी बिगिन टू सर्च फॉर दीज अदर सोर्सेज वी फाइंड देम इन प्लेंटी, तो दो they are more difficult to get than official records. We have diaries of people, accounts of pilgrims and travelers, autobiographies of important personalities. इन चीज़ों को जानने के लिए कि आम जनता क्या सोचती थी, हमें फिर जो पर्सनल डायरीज होती थी लोगों की वो, या फिर पिलग्रिमेज के जो अकाउंट्स हैं वहाँ की जो जानकारियाँ या जो ट्रैवलर्स होते थे उनसे जो जानकारी मिले, उनके लिखे हुए से जो जानकारी मिले वो, या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ की ऑटोबायोग्राफीज़ थी, उनसे हमें वहाँ के चीज़ों के बारे में पता चल सकता है कि जो आम जनता थी वो क्या सोचती थी, या वहाँ के लोकल बाज़ार किस तरह के थे. ये सारी चीज़ें उनसे जानकारी हमें मिल सकती है. As printing spread, newspapers were published and issues were debated in the public. Leaders and reformers wrote to spread their ideas. Poets and novelists wrote to express their feelings. अब जैसे ही प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ, प्रिंटिंग का फैलने लगी, तो न्यूज़पेपर का बहुत तेज़ी से आविष्कार हुआ, न्यूज़पेपर पब्लिश होने लगे. न्यूज़पेपर पब्लिश होने से लोगों के बीच में डिबेट होने लगी कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ नहीं है. लीडर्स थे, रिफॉर्मर्स थे, वो अपने आइडियाज़ जो है वो उनके लिखे हुए आइडियाज़ जो वो चाहते थे वो न्यूज़पेपर के थ्रू स्प्रेड करने लगे अपने आइडियाज़. जो पोएट्स थे, जो नॉवेलिस्ट थे, वो भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने लगे न्यूज़पेपर के थ्रू. तो इस तरह से ये एक सोर्स बन गया कि आम जनता तक किस तरह से पहुंचा जाए. All these sources however were produced by those who were literate. लेकिन फिर भी अभी भी एक कमी थी कि ये सारे सोर्सेस किस चीज़ में हेल्प कर रहे थे, उन्हीं लोगों के साथ हेल्पफुल थे ये चीज़ें जो कि लिटरेट थे, पढ़े लिखे थे. From these we will not be able to understand how history was experienced and lived by the tribals and the peasants, the workers in the mines or the poor on the streets, getting to know their lives in a more difficult task. अब ये सारे सोर्सेस हमें सिर्फ लिटरेट पीपल के बारे में बताते हैं. यदि हम उस वक्त के ट्राइबल पीपल या पीजेंट्स क्या सोचते थे, या वर्कर या माइंस में काम करने वाले लोग, या स्ट्रीट में रहने वाले पुअर क्या सोचते थे, क्या उनका जीवन था, ये सारी चीज़ों की जानकारी के लिए हमें कोई दूसरे सोर्स फाइंड करने होंगे, क्योंकि सरकारी डॉक्यूमेंट्स में हमें ये चीज़ें नहीं मिल सकती हैं, और ये चीज़ों को दूसरे सोर्सेज से प्राप्त करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है. सो चिल्ड्रन, it is enough for you. In the next video we will do the next topic.